बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तनसीर जैदी। इस स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहरा अरब में मौजूद डिप्रेशन तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गया। पाकिस्तान की साहली पट्टी पर तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गईं। हवाओं की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा है। हवाएं 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं आदिया नाज, उनसे मजीद जान लेते हैं। आदिया, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बहरा अरब में मौजूद समंदर का जो दबाव है, पानी का दबाव, वो तूफान की शिद्दत इख्तियार कर चुका है। और यही वजह है कि इस वक्त अगर हम कराची के साहिल की भी बात करें तो कराची के साहिल में तुग़यानी हिस्से की कैफियत है। खुले आम जो है यहाँ पर माहीगीरों को मना किया गया है कि आप गहरे समंदर के अंदर जो है वो कश्तियाँ नहीं ले जा सकते। लेकिन साहिल के ऊपर ये चीज़ भी वाज़े तौर पर देखने में आ रही है कि माहीगीरों की कश्तियाँ जो हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त अगर समंदरी तूफान की सूरत हाल की बात करें तो तूफान का मरकज में जो हवाओं की रफ्तार है वो 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और बताया जा रहा है कि ये 100 किलोमीटर फी घंटे से भी तजावुज़ कर सकती हैं। इसके अलावा अगर समंदरी तूफान का के कराची के साहिल के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के साहिल और इंडिया के साहिल से समंदर जो है वो इस वक्त 1460 किलोमीटर के फासले पर है। और इसकी समंदरी तूफान का जो रुख है वो शुमाल और शुमाल मगरिब यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय गुजरात की जानिब है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये तुग़यानी जो है वो बरकरार रही और तो ये भारत के साहिल गुजरात से जाकर जो है वो टकरा सकता है। ताहम अभी तक पाकिस्तान की साहिली पट्टी को खदशा जाहिर नहीं किया जा रहा। ये बताया जरूर जा रहा है कि इस हवाले से तूफानी बारिशें जरूर हो सकती हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत भी इजलास हो चुका है, कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत भी हो चुका है। इस हवाले से इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं ताकि किसी भी हादसा या किसी भी हंगामी सूरत हाल से है जो है वो निपटा जा सके। जी आदिया नाज, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी साहिल के करीब बहरे हिंद में समुद्री तूफान में शिद्दत आ गई। माहीगीरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत कर दी गई है। महकमे मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात ने बहरा अरब की मौजें बेकाबू होने का खदशा जाहिर कर दिया। ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट 3 जारी कर दिया गया। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर का कहना है जनूब मशरकी बहरा अरब में हवा का कम दबाव कराची से 1450 किलोमीटर के फासले पर है। अगले 18 से 24 घंटों के दौरान डिप्रेशन साइक्लोनिक स्ट्रॉम में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर मुसलसल सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर ने माहीगीरों को खुले समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत जारी कर दी। कराची में सूरज भी आंखें दिखाने लगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज के लिए जुज़वी हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पारा 42 से 43 डिग्री तक जा सकता है। समुद्री हवाएं भी बंद रहेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम अभी ECL में नहीं डाला गया। पीर या मंगल को समरी वजारत दाखिला को मौसूल हो सकती है। वजारत कानून और दाखिला समरी पर फैसला करेगी। पिछले कई दिनों से शहबाज शरीफ के बारे में मीडिया में शोर बरपा है। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला गया क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। ये एक ऐसा केस है जिसमें के 14 मुलजम पहले ही ECL पे हैं और उनके खानदान के इस केस में 5 मुलजम जो हैं वो मफरूर हैं और वो खुद गारंटर हैं नवाज शरीफ के। और वो कोई लंदन सीधा नहीं जा रहे थे। लंदन का जो है उन्होंने पाकिस्तान को ब्लॉकिश किया हुआ था। उन्होंने पहले कतर में जाके 15 दिन करंटीना करना था और फिर UK जाना था और हमारे पास भी उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। और जब कैबिनेट की समरी आती है वापस, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री यानी लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर दोनों मिलकर फैसला करते हैं। सो अभी तक आपको सोमवार मंगल को इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि सोमवार मंगल तक ये समरी आ जाएगी और उस पर लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला करेगी और वही करेगी फैसला जो कानूनी, आईनी और आर्टिकल 25 के मुताबिक। और वफाकी वजीर के इस वीडियो पैगाम पर सदर नून लीग पंजाब राना सनौला का वजीर दाखिला शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। कहा, शेख रशीद का वीडियो बयान झूठा है। इमरान खान और पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। ईद वाले दिन दफ्तर खुलवाकर गैर कानूनी समरी सर्कुलेट की गई। पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ से खड़क रही है। तो ये बयान भी सामने आ गया है अब नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की जानिब से। उन्होंने कहा है कि
शेख रशीद का वीडियो पैगाम झूठा है। इमरान खान और पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की है। ईद वाले दिन दफ्तर खुलवाकर गैर कानूनी समरी सर्कुलेट की गई। पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ से खड़क रही है। तो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने भी बयान दे दिया है वफाकी वजीर शेख रशीद के बयान के ऊपर। वीडियो पैगाम पर उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि उनका बयान झूठा है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला। शहबाज शरीफ ने अपनी लीगल टीम से मुशावरत मुकम्मल कर ली। तफसीलात जानते हैं अली अकबर से। जी अली, बताइएगा इस हवाले से। जी, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अपनी लीगल टीम के साथ जो है वो मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। बताया ये जा रहा है कि लीगल टीम की जानिब से शहबाज शरीफ को ये तजवीज़ किया गया है कि जैसे ही पीर के रोज़ से लाहौर हाई कोर्ट अपना काम दोबारा शुरू करती है तो पहले जो है वो नजर सानी अपील उस पर जो है वो फाइल की जाएगी, जो इस पर जो है वो हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर इनको रोक लिया गया था। उसके साथ साथ जो है वकला टीम की जानिब से ये भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है कि दोबारा से जो नए केस में ECL में नाम जो है वो डाला गया शहबाज शरीफ का, उस पर भी जो है वो कोर्ट से रुजू किया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि मंडे से जो है लीगल टीम अपना जो लीगल काम है वो शुरू कर देगी। जी ठीक है अली अकबर, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। सूबे में पानी रोका जा रहा है और पानी रोकना रियासत मदीना का काम नहीं। नासिर हुसैन शाह ने कहा वफाकी काबीना में सिंध की तर्जुमानी के दावे करने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही है। हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। जो हक पंजाब का हमारे दीगर सूबों के भाई बहनों का है वो ज़रूर लें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये एक तयशुदा बात है कि जब शॉर्टेज होगी तो जो TP है और चश्मा है वो नहीं खोले जाएंगे कि जब तक दूसरे सूबों को पानी नहीं दिया जाता। आज भी गुड्डू बैराज से हम अपने बलूचिस्तान के भाई बहनों के लिए पानी दे रहे हैं। हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इस वक्त भी ऑलमोस्ट 50% शॉर्टेज है। ये बात तो रियासत मदीना की करते हैं और इस किस्म की ज्यादती करते हैं। काश्तकारों को उसके लिए पानी नहीं मिल रहा। कॉटन में तो रहा इश्यूज। हमें इस नाअहल हुकूमत की जो नेग्लिजेंस है, वैसे ही मुल्क की मईशत का बहुत बुरा हाल है। वार्निंग देते हैं कि इस तरह की सूरत हाल रही तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में वहां पे ही धरना दिया जाएगा ताकि लोगों को बताया जा सके कि इस नाअहल हुकूमत किस तरह की सूरत हाल पैदा कर रही है। सिंध के वजीर बराए आबपाशी सुहेल अनवर सयाल का कहना है कि सूबे में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पानी चोरी बंद ना हुई तो सिंध पंजाब सरहद पर धरना देंगे। सिंध को बहरान का शिकार नहीं होने देंगे। अनफॉर्चुनेटली मुल्क में नाअहल हुक्मरानों की हुकूमत चल रही है। ना सिर्फ वो मुल्क की मुआशत को डुबो रहे हैं, लेकिन अब तो सिंध की आवाम को प्यासा भी मारने की कोशिश की जा रही है। वाटर अकार्ड जो है, हत्ता के सिंध को उसमें 91 के अकार्ड में जो है उसकी रिजर्वेशन, उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट तैयार नहीं है। 15 से 20% जो है सिंध को एक्स्ट्रा शॉर्टेज जो है वो फेस करना पड़ रही है। इस वक्त कोटली जो है 44% जो है शॉर्टेज फेस कर रहा है। मैं आपको तंबीह करता हूँ पंजाब हुकूमत को और फेडरल गवर्नमेंट को कि अगर सिंध के हक की तलफी की गई पानी के हवाले से तो अपने आबादगारों के थ्रू आबादगार के साथ में जो है सिंध पंजाब के बॉर्डर पे धरना लगाऊंगा। मेरे सिंध का पानी जो है वो चोरी करना बंद कर दें। NCOC ने 17 मई से कारोबार खोलने की इजाजत दे दी। तमाम दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। 16 मई से ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। ट्रांसपोर्ट को 50% सवारियां बिठाने की इजाजत होगी, जबकि सफर करने की इजाजत होगी। इस हवाले से आपको बताएं कि NCOC ने 17 मई से कारोबार खोलने की इजाजत दे दी है। तमाम दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी और 16 मई से ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। ट्रांसपोर्ट को 50% सवारियां बिठाने की इजाजत होगी। रेलवे में 70% मुसाफिरों को सफर करने की इजाजत होगी। तो अब ताजिर बरादरी के लिए ये एक सुख का सांस है और रिलीफ है, क्योंकि NCOC ने 17 मई से कारोबार खोलने की इजाजत दे दी है। तमाम दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी और 16 मई से ट्रांसपोर्ट बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। ट्रांसपोर्ट को 50% सवारियां बिठाने की इजाजत होगी। रेलवे में 70% मुसाफिरों को सफर करने की इजाजत होगी।
لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات سامنے آنے لگے ہیں. کورونا کے کیسز میں واضح کمی ریکارڈ کی گئی ہے. کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 5% پر آ چکی ہے. 24 گھنٹوں میں 1531 کیسز رپورٹ ہوئے. وائرس سے مزید 83 افراد موت کی وادی میں گئے. پاکستان میں کورونا کا زور ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا. NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں میں 30,248 کورونا ٹیسٹ کیے گئے. 1,531 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی. ملک میں اب تک کورونا سے 19,467 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. دوسری جانب 7,83,751 افراد کورونا سے چھٹکارا پا چکے ہیں. کورونا کے باعث سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ریکارڈ ہوئی، جہاں یہ تعداد 9,322 تک جا پہنچی ہے. مثبت کیسز میں بھی پنجاب سب سے آگے ہے، جہاں مثبت کیسز کی مجموعی تعداد 3,24,589 ہو گئی. ملتان میں 73%، لاہور میں 58% اور پشاور میں 43% وینٹیلیٹرز مریضوں سے بھر چکے ہیں. آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس وقت کوئی بھی مریض وینٹیلیٹر پر نہیں ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کیسز کم ہونے لگے ہیں. پاک فوج اور انتظامیہ کی مدد سے شہریوں نے SOPs پر بہتر عمل کیا. کامیابی پر تمام اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. عید کی چھٹیوں پہ اور لاک ڈاؤن میں پاک فوج نے، NCOC نے، پولیس نے اور دیگر اداروں نے اور خود عوام نے بہت زبردست SOPs کر عمل درآمد کیا ہے، جس سے پاکستان میں کورونا کی شرح کم ہونا شروع ہو گئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہندوستان کا ہولناک آدم خور کووڈ-19 UK تک پہنچ گیا ہے اور وہاں 4.5 لاکھ روزانہ کے مریض اور 4,000 اموات کی شرح ہے. ایسے عالم میں میں پاکستان کے تمام اداروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے زبردست کام کیا اور قوم نے بھی بیداری کا ثبوت دیا. اور کچھ بات کریں گے فلسطین میں جاری مظالم کی. غزہ میں خون کی ہولی جاری ہے. فضا اسرائیلی بارود سے آلودہ ہے. آج صبح صہیونی فورسز نے غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر دیا، جس میں متعدد خواتین اور بچے شہید ہو گئے. اب تک ہونے والی شہادتوں کی مجموعی تعداد 140 سے بڑھ چکی ہے. شہداء میں 36 بچے بھی شامل ہیں. 1,000 سے زائد فلسطینی شدید زخمی ہیں. صہیونی بربریت کے سبب سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی خاندان محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. بزرگ، خواتین اور بچے غزہ سے پیدل نکل رہے ہیں. اسرائیلی جارحیت کے جواب میں حماس کی مزاحمتی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ حماس کے مزاحمتی حملوں میں اب تک 9 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے امریکی نمائندہ تل ابیب پہنچ چکا ہے. ہادی امر اسرائیلی، فلسطینی اور اقوام متحدہ کے حکام کے ساتھ جنگ بندی کی غرض سے مذاکرات کریں گے. دوسری طرف کشیدگی کے باعث امریکہ نے اسرائیل سے اپنے 120 فوجی واپس بلا لیے. پریس سیکرٹری پینٹاگون جان کربی کے مطابق امریکی فوجی مشترکہ جنگی مشقوں کی غرض سے اسرائیل میں موجود تھے. اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے امریکی نمائندہ تل ابیب پہنچ چکا ہے. ناظرین، بلیٹن میں ایک بار پھر سے بات کریں گے بحیرہ عرب میں موجود ڈپریشن طوفان کی، اور یہ طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے. پاکستان کی ساحلی پٹی پر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں. ہواؤں کی رفتار 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عادیہ ناز. عادیہ، اس حوالے سے ڈیٹیلز دیجیے گا. جی بالکل، جنوب مشرقی جانب سے اگر بات کریں، بحیرہ عرب میں جو ڈپریشن ہے وہ طوفان کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ساحلی پٹیوں پر جو ہوا کی رفتار ہے وہ خاصی تیز ہو چکی ہے. 70 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار بتائی جا رہی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 100 کلومیٹر سے بھی ہوا کی رفتار جو ہے وہ تجاوز کر سکتی ہے. اگر آپ اس وقت ساحل کی لہروں کو دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، تو یہ خاصی طغیانی کسی کیفیت ہے اس وقت سمندر کے اندر، اور لہریں جو ہیں وہ ساحل سے آ کر جو ہے وہ ٹکرا رہی ہیں. لہروں کی جو بلندی ہے وہ خاصی اونچی ہے، اور اس وقت جو بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے وہ یہی ہے کہ جو ڈپریشن ہے اس کا زیادہ تر رخ جو ہے وہ انڈیا کے ساحل گجرات کی جانب ہے، اور خدشہ بھی یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ساحل گجرات سے جو ہے یہ طوفان ٹکرا سکتا ہے. تاہم اس وقت تک پاکستان
पाकिस्तान की किसी भी साहिली पट्टी को कोई बड़ा खतरा लाहक नहीं है, लेकिन अगर हवाओं की रफ्तार यही रही, हवाओं की रफ्तार तेज रही, तो ये पाकिस्तान के साहिल से भी टकरा सकता है। इसके अलावा बताया ही जा रहा है कि इस वक्त जो तूफान की कैफियत है, समंदर के अंदर जो डिप्रेशन की कैफियत है, इसकी वजह से कराची में खास तौर पर कल से यानी इतवार के रोज से तेज बारिशों की पेशगोई कर दी गई है और तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त अलर्ट हैं और ये भी कहा जा रहा है कि शहर के अंदर इमरजेंसी जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम लोगों की छुट्टियां जो है, खास तौर पर डॉक्टर्स की तो ऑलरेडी कोरोना वायरस के पेश नजर छुट्टियां बंद थी, लेकिन अब मजीद जो है वो कल से अमले को जो है वो इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस वक्त अगर हम कराची के साहिल की बात करें तो यहाँ पर सिंध हुकूमत की जानिब से भी मना किया गया था, NDMA की जानिब से भी मना किया गया है कि जो माहीगीर हजरात हैं वो समंदर के अंदर खास तौर पर जाने से गुरेज, क्योंकि तुग़यानी किसी कैफियत है और मौजें जो है वो किसी भी वक्त में बेदर्द हो सकती हैं। और लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, अगर मेरे कैमरामैन इमरान दिखाएं, फोकस करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माहीगीरों की कश्तियां भी मौजूद हैं। ये सिर्फ कोई एक आध कश्ती नहीं है, बड़ी तादाद है जो कि इब्राहिम हैदरी से बिन कासिम साइड से जो है वो इस तरफ आ रही हैं और माहीगीर जो हैं वो मछलियों का शिकार कर रहे हैं। हालांकि कल ही ये अलर्ट जारी कर दिया गया था कि माहीगीर हजरात जो है वो समंदर के अंदर जाने से गुरेज करें, लेकिन अभी तक जो है वो इन अहकामात को फॉलो नहीं किया गया है। मुमकिन तौर पर ये कहा जा सकता है कि कल से इस हवाले से सख्ती कर दी जाएगी, क्योंकि कल से जो समंदर की जी ठीक है आदिया, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और लाहौर में मेट्रो बस कल सुबह 6:15 बजे से ही चलाने का फैसला कर लिया गया है। मेट्रो बस सर्विस कोरोना के बायस 17 मई तक बंद की गई थी और इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर में मेट्रो बस कल सुबह 6:15 बजे से ही चलाने का फैसला कर लिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से दुरनियाब। ये शहरियों के लिए यकीनन एक रिलीफ की खबर है। जी बिल्कुल, मेट्रो बस सर्विस को दूसरे मरहले में बंद किया गया था। इससे पहले भी 21 रोज बंद रही, उसके बाद दूसरे मरहले में जब कोरोना की तीसरी लहर तेज हुई तो तब भी तो इसको बंद करके 17 मई को दोबारा चलाने का ऐलान किया गया था। लेकिन अब एक रोज डबल ही मेट्रो बस सर्विस को कल सुबह 6:15 बजे से चला दिया जाएगा। इस हवाले से पंजाब महाराष्ट्र ट्रस्ट ने कोरोना SOP यकीनी बनाने की हिदायत की है। तमाम अमले को, स्टाफ को, ड्राइवर्स को कल सुबह 6:15 से पहले ड्यूटी पे पहुंचने की हिदायत जारी कर दी गई है। कल रूटीन के मुताबिक मेट्रो बस चलेगी, लेकिन 50% सफारियों के साथ फासले और एहतियात को लाजमी बनाते हुए कोरोना SOP पे अमल दरामद कराया जाएगा। जी दुरनियाब, आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को बताएं कि लाहौर में ईद के तीसरे रोज मर्दों ने किचन संभाल लिए हैं। कुकिंग के शौकीन हजरात अपने फन के जौहर दिखा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया, बताएगा मर्द किस किस तरह के खाने बना रहे हैं? ईद का आखिरी और तीसरा दिन है। हमने ये देखा है कि 2 रोज़ तो मेहमान नवाजी रही, खाबे चलते रहे और काफ़ी ज़्यादा मेहमानों का आना जाना भी रहा। ये ईद इसलिए भी मुख्तलिफ थी कि लॉकडाउन था, आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो एक क्वालिटी टाइम जो था वो आपने अपने अजीज़ो कारब के साथ, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ स्पेंड किया है। और हमने ये देखा है कि 2 दिन ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हमें नज़र आई हैं घर के किचन में, क्योंकि कहीं बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन आज तीसरा दिन है तो आज जिम्मेदारियाँ जो हैं वो बांट ली गई हैं और मर्द हजरात जो है वो ईद का जो तीसरा दिन है इस रोज़ खासकर जो है वो ख़वातीन को रेस्ट दे रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत जो है वो किचन में जाके खाना भी बनाया जा रहा है। मर्द हजरात की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नज़र आ रहे हैं। अनीस भाई, ये बता दें कि ईद कैसी गुजरी और क्या क्या बनाया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छी गुजरी है ईद। तो जो पहले ईदें थी उस वैसी तो ईद नहीं है, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से घर में ही SOP पे अमल करते हुए घर में ही पाबंद रहे हैं, तो ख़वातीन के साथ शेयर किया है, उनके साथ हमने भी हाथ बटाया है उनका, जितनी भी उन्होंने बताती रही हैं तो हमने भी कोशिश की है कि उनका हाथ बटाएं। बिल्कुल, ईद का मकसद ये है कि आप खुशियां बांटें और अपने प्यारों के साथ आप अपनी ईद मनाएं। डेफिनेटली इस दफ़ा ईद मुख्तलिफ थी, लॉकडाउन था। बहुत शुक्रिया सादिया आपका। ईद के तीसरे रोज़ भी शहरी ईद घरों में मनाने पर मजबूर हैं। शहर इक़्तिदार में भी लॉकडाउन के बायस तफरीही मकामात और मार्केट्स बंद हैं। मज़ीद जानते हैं उस्मान जावेद से। जी उस्मान। आज ईद का तीसरा रोज़ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर रश न होने के बराबर है, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बसने वाले परदेसी ईद मनाने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में रवाना हो चुके हैं और ईद अपने आबाई इलाकों में मना रहे हैं, जिसकी वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कों पर रश कम है। दूसरी वजह यह भी है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र लोग जो हैं अपने घरों में मौजूद हैं और हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर तमाम सियाहती मकामात को बंद किया हुआ है। मरी की बात करें, नथिया गली की बात करें, इसके अलावा
पीर सुहावा, दामने को, तमाम जो सियाहती मकामात हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पार्कों की, तो पार्कों को भी मुकम्मल तौर पर हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र बंद रखा हुआ है। तमाम सियाती मकामात भी बंद हैं। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन भी किया गया था। तमाम तजारती मराकज़ को पहले से ही बंद कर दिया गया था। इसकी वजह से जो रश है वो रोड पे हमें दिखाई नहीं दे रहा और गाड़ियों की इक्का दुक्का गाड़ी ही हमें सड़क पर नज़र आ रही है, क्योंकि लोग जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही।